तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ASI सर्वे कराने वाली याचिका को कर दिया खारिज। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद की नहीं होगी खुदाई। रूस चीन का साथ मिलते ही ईरान ने दिखाए इजराइल को तेवर। इजराइल को दी ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी, नेतन्याहू की उड़ी नींद। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहले उम्मीदवार की कर दी घोषणा। कांग्रेस पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हो सकता है गठबंधन। बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, करने वाले थे मर्डर। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी की सरकार को बताया हिंदुओं की सरकार, मुसलमानों को दी हिदायत, मुसलमान अपने घर में रहें क्योंकि इनकी नहीं सुन सकती सरकार। गाजा पट्टी से जंग लड़कर वापस इजराइल लौट रहे इजराइल के सैनिक घर आकर कर रहे हैं आत्महत्या। अब तक 75 इजराइल के सैनिकों ने लगाई खुद को फांसी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को कोर्ट से लगा झटका। ASI सर्वे की याचिका को कोर्ट ने कर दिया खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अदालत में चल रही लड़ाई के बीच हिंदू पक्ष को बड़ा झटका ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ज्ञानव्यापी मस्जिद का ASI सर्वे कराने वाली याचिका को वाराणसी के जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद की खुदाई कराना चाहता था क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर होने का दावा किया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद की खुदाई कराने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और जो ASI सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की थी उस याचिका को भी आज खारिज कर दिया है। यानी हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बड़ा झटका आज कोर्ट से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस चीन का साथ मिलते ही ईरान ने दिखाए तेवर, इजराइल को दी ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अब ब्रिक्स समूह का सदस्य बन चुका है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने रूस, चीन और भारत समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की। इसी रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने का प्रण लिया। वहीं आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स में इतर ईरानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों ने पश्चिम के प्रभाव को कम करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करने के प्रयास को केंद्र में रखते हुए तेहरान के साथ अपने संबंधों को फ्रेम किया। वहीं आपको बता दें कि रूस चीन का साथ मिलते ही अमेरिका और इजराइल को फिर से ईरान ने धमकी दे दी है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने गलती से भी हमारे ऊपर हमला किया या हमारे किसी भी वैज्ञानिक या कमांडर को मारा तो अब बदला लिया जाएगा और बदला ऐसा लिया जाएगा कि इजराइल पूरी जिंदगी याद रखेगा। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान अब एक्शन मोड में आ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद सीट पर उम्मीदवार का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार सहित देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी है। नासिर सिद्दीक को इस सीट से पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगभग 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतारने वाले हैं। खबर ये भी आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उद्धव ठाकरे की पार्टी से गठबंधन भी हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार, हरियाणा और राजस्थान में करने वाले थे मर्डर। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आजू बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये शूटर्स हरियाणा और राजस्थान में मर्डर की वारदातों को अंजाम देने वाले थे। हालांकि स्पेशल सेल ने समय रहते ही इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने काफी संख्या में हथियारों की बरामदी की है। ये सभी आरोपी पहले भी मर्डर और जबरन वसूली की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से बाबा सिद्दीक की हत्या हुई है और सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है, तब से लगातार पुलिस
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने पर लगी हुई है और उनके शूटर्स को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत ने मुसलमानों को दी हिदायत, बोले घर में बैठे चुपचाप, देश में चल रही है हिंदुओं की सरकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में बवाल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार का एजेंडा हिंदू मुस्लिम कराकर देश की प्रॉपर्टी को बेचने का है। उन्होंने कहा कि जनता को हिंदू मुस्लिम करने पर लगा दिया गया है। आगे राकेश टिकैत ने मुसलमानों को हिदायत देते हुए कहा है कि बीजेपी का निशाना मुस्लिम समुदाय है, इसलिए मुस्लिम चुप होकर अपने घरों में बैठे रहें। किसान नेता ने सरकार को हिंदुओं की सरकार कहा है और राकेश टिकैत ने कहा कि देश में 20% मुस्लिम हैं और इन 20% मुस्लिमों से 80% हिंदुओं को खतरा है, वो भी तब जब देश में हिंदुओं की सरकार है। राकेश टिकैत ने मुस्लिम समाज से कहा है कि मुस्लिम समाज चुपचाप अपने घर रहे और अपने बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि देश में हिंदुओं की सरकार है और मुसलमानों का कुछ नहीं होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के झूठ का हुआ पर्दाफाश, ईरान के हमले में हुआ भारी नुकसान। जो दोस्तों आपको बता दें कि 1 अक्टूबर की तारीख अब ऐतिहासिक हो गई है। इस दिन ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइल के साथ हमला किया था। इस हमले को इजराइल ने पूरी तरीके से नाकाम करने का दावा किया था, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल पर हुए ईरान के हमले का अब पर्दाफाश हो गया है। मीडिया में खबर आ रही है कि इजराइल को इस हमले में करीब 200 मिलियन शेकल्स का नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि ये नुकसान ज़्यादातर निजी संपत्तियों का हुआ था। इजराइल के टैक्स प्राधिकरण के हिसाब से ये अभी तक हमलों में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला पहला हमला था। ईरान हमले के बाद से करीब 2500 लोगों ने नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम दायर किया है। ये क्लेम ज़्यादातर तेल अवीव की उत्तरी इलाके से दायर किए गए हैं। इससे साफ है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक न केवल पहुंच की बल्कि भारी नुकसान भी पहुंचाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 1000 घर लगभग इसकी चपेट में आए थे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उमेश पाल हत्याकांड में सभी आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर, योगी सरकार ने किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी 15 आरोपियों पर गैंगस्टर लगा दिया है। धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के दोनों बेटे और शूटरों सहित उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या करने में शामिल रहे सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जो गैंग चार्ट बनाया है उसमें अली को गैंग लीडर घोषित किया गया है। पुलिस अब इन आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत इनके अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी अटैच करेगी। दरअसल आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को वकील उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की बम और गोलियों से खुलेआम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को अतीक अहमद के बेटे असद और अतीक के शूटर गुलाम अरमान, साबिर उस्मान और गुड्डू मुस्लिम ने खुलेआम धूमनगंज के जयंतीपुर में सड़क पर ही उमेश पाल पर बम और गोलियों से हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करा दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी से जंग लड़ने के बाद अपने आप आत्महत्या कर रहे हैं इजराइल के सैनिक। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 1 साल से जंग लड़ रही इजरायली सेना के लिए बुरी खबर आज गाजा पट्टी से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी से जंग लड़के जो भी इजराइल के सैनिक वापस इजराइल आ रहे हैं वो इतने तनाव में हैं कि घर आकर आत्महत्या कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब तक 30 से 35 इजराइल के सैनिकों ने गाजा पट्टी से लौटने के बाद खुद ब खुद आत्महत्या कर ली है। परिवार वाले लोगों ने बताया है कि गाजा पट्टी से जंग लड़ने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और तनाव के कारण ही ये लगातार खुद ब खुद आत्महत्या कर रहे हैं। यानी आपको बता दें कि अल्लाह का अज़ाब अब इन पर पड़ने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद सीट पर उम्मीदवार का किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार सहित देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी है। नासिर सिद्दीकी को इस सीट से पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगभग 27 सीटों पर
अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतारने वाले हैं। खबर ये भी आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उद्धव ठाकरे की पार्टी से गठबंधन भी हो सकता है।